बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल व्यू। मैं हूं आपके साथ मुशल बुखारी। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है अहमद पंसोता। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में माहिर कानून है और तज्ज़ियाकार हैं। आपका बहुत शुक्रिया अहमद। मायूं खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में अफ़गान उमूर पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और दीगर मौज़ूआत पर भी हम इनका तज्ज़िया जो है वो आज प्रोग्राम में शामिल करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स अफगानिस्तान के अंदर हो रही हैं। बड़ी तेज़ी से बदलती हुई जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है, इस वक्त तालिबान ने 34 में से 19 सूबों पर कब्जा जो है वो हासिल कर चुके हैं और बड़े जो 3 सूबों में से एक हेरात है उसके तकरीबन 15 किलोमीटर के करीब जो है वो पहुंच चुके हैं। वॉर लॉर्ड कहलाए जाने वाला जो कमांडर इस्माइल खान है इस वक्त तालिबान के कब्जे में है और ये भी बताया जा रहा है कि एन एंटायर ब्रिगेड ऑफ अफगान सोल्जर्स ऑफ 205th Corps have laid down their weapons and mass surrendered at कंधार एयरपोर्ट। इसके अलावा जो वहाँ पर इस वक्त सूरत हाल है, आप जानते हैं कि काबुल के भी करीब जो है वो तालिबान पहुँच चुके हैं। जो अफगानिस्तान का नायब सदर है अमरुल्लाह सोलेह ताजिकिस्तान फरार हो चुका है। सो ये सारी की सारी जो डेवलपिंग सिचुएशन है ये किस तरफ जाती हुई नज़र आ रही है, आज हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और हुमायूं, सबसे पहले मैं चाहूँगी कि ये जो सूरत हाल आज की ताज़ा तरीन जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं और जिस तरह सरेंडर कर रही हैं अफगान फोर्सेस तालिबान के सामने, क्या लग रहा है आपको अब क्या होगा आगे? ये बड़ी अहम जो है डेवलपमेंट है जो आज हुई है, जिसमें हेरात जो है जहाँ पे कमांडर इस्माइल जो हैं जिन्होंने सरेंडर किया, पहले उनको कैप्चर किया गया और फिर अभी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है, ज़बीला मुजाहिद साहब ने अपनी एक ट्वीट के जो है तालिबान के स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा कि नाउ कमांडर इस्माइल हैज़ जॉइंड द अफगान फोर्सेस। तो ये जो डिफेक्शन का जो वो कॉन्सेप्ट है ये हम बड़े अरसे से देख रहे थे। अफगान गवर्नमेंट अनफॉर्चुनेटली या जो अफगान नेशनल आर्मी जो थी वो बड़े अरसे से एक ऐसी थी जिस तरह वो कार्ड्स नहीं होते वो गिर रहे थे। तो उनकी अगर आप उसकी ट्रेनिंग का वो देखें, वो चंद महीने या 4 महीने या 6 महीने या 8 महीने की ट्रेनिंग के बाद आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप एक ऐसी फौज खड़ी करें जिसके पीछे एक नैरेटिव हो, एक डॉक्ट्रिन हो जिसको वो फॉलो करें। तो ये तालिबान जब अमेरिका ने उनके साथ एग्रीमेंट किया पिछले साल दोहा के अंदर, तो उसके बाद से ये एक बड़ा एक हमें नज़र आ रहा था कि अब आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने पूरे अफगानिस्तान पे कर लेना है। अभी जो राइटर्स की रिपोर्ट है, EU की एक रिपोर्ट है और अमेरिकन की अपनी जो सेगार की एक रिपोर्ट है, उसमें मुख्तलिफ जो हैं वो स्टेटिस्टिक्स हैं। जो सबसे कंजर्वेटिव व्यू है वो ये कहता है कि 65% ऑफ अफगानिस्तान जो है इस वक्त तालिबान के कब्जे में आ गया है और जो अगर थोड़ी सी एग्जैजरेटेड लें तो 85% ऑफ अफगानिस्तान जो है इस वक्त तालिबान के कब्जे में। 75 हो या 85 हो, मेरे ख्याल में वो अब मेरा ख्याल है कि इट्स अबाउट टाइम कि आइंदा चंद दिनों में, हाँ, एक जो सबसे बड़ा सरप्राइज हमें आज नजर आया वो यही था कि उम्मीद ये की जा रही थी कि शायद आइंदा चंद महीनों में या कुछ 1 साल के अंदर ये होना था, लेकिन तालिबान ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी कुव्वत या अपनी स्ट्रेटजी के अंदर ये बता दिया कि वो पॉलिटिकल एक्यूमेन भी रखते हैं और स्ट्रेटेजिक एक्यूमेन भी रखते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने वो कब्जा कर लिया। और मेरा ख्याल है आइंदा चंद दिन या चंद हफ्ते या चंद महीने होंगे जिसमें अफगानिस्तान तकरीबन के ऊपर उनका कंट्रोल हो जाएगा। तो ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है। अब देखना ये है कि जब उनका ये कब्जा हो जाएगा तो उनकी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग क्या होगी और उनकी इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर जो है ना एक्सेप्टेबिलिटी क्या होगी। आया रशिया, चाइना, अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया, तुर्कमानिस्तान, सेंट्रल एशियन स्टेट्स उनको कैसे देखते हैं? अगर आप पिछले चंद महीनों में देखें तो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान एक पॉलिटिकल कुव्वत बन के उभरे, जिसकी सबसे बड़ी रिकग्निशन जो थी वो अमेरिकन ने एक्सेप्ट कर लिया। वो गवर्नमेंट, वो फोर्स या वो जो कुव्वत है जो 20 सालों से उनके साथ लड़ रही थी और उनको दहशतगर्द कह रही थी, फाइनली उन्होंने एग्री कर लिया कि इस पूरे मसले का हल ये है कि इनके साथ पॉलिटिकल नेगोशिएशन की जाए। और ये वही बात है जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पिछले बड़े अरसे से कर रहे थे। वो तो जान छुड़ा के अपने हाथ साफ करके वहां से चल पड़े हैं। अहमद, अभी जो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो अमेरिकन हुकूमत है उसने तालिबान से रिक्वेस्ट की कि अगर वो काबुल पर हमला करते हैं तो US एम्बेसी जो है उसको स्पेयर करते हैं। सो मतलब ये तो ऐसे ही है ना कि हमारी जान छोड़ दो, बाकी जो करना है आपस में लड़ते रहो, मरते रहो, जो करते हो करो। बड़ा आर्टिफिशियल सा अरेंजमेंट है जो मुझे इस वक्त नज़र आ रहा है कि हम पिक एंड चूज़ पॉलिसी है तालिबान की। इस हद तक तो मैं बिल्कुल इस बात से मुतफिक हूँ कि जो लोकल्स हैं उस एरिया के, जो कि वहाँ के तालिबान हैं, उनको अगर आप निकाल भी देंगे और वहाँ पर एक आप आर्मी रेज करेंगे जो कि उसकी बड़ी, जिसे कहते हैं थोड़े टाइम में ट्रेनिंग की गई, जिस तरह अभी हुमायूं साहब ने बात की,
उस आर्मी से आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उनको रेजिस्ट कर सकती है? एंड स्पेशली जो तालिबान का जो फाइटिंग स्पिरिट है वो इट इज ड्रिवन आउट ऑफ समथिंग एल्स। वो जिस तरह एक आम आर्मी होती है उसको तो यू नो फॉर लव ऑफ द कंट्री या आपको ट्रेन किया जाता है, आर्मी जो इनका तालिबान है इनका तो कंप्लीटली एक डिफरेंट टेंजेंट पे ऑपरेट करते हैं, तो ये तो अनबीटेबल हो जाते हैं एंड दे आर समवॉट प्रूविंग दैट। एंड आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, वेरी सून यू विल सी कि मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री विल बी टेकन ओवर बाय देम। अब जो अगली बात है, अमेरिका का बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है कि हम अपने 3000 फौजी भेज रहे हैं कि हमारी जो एम्बेसी है या जो हमारी जो हाई कमीशन है उस तरह से उसको निकाल लिया जाए और उसको सेफ रखा जाए, उसके लिए 3000 फौजी। और साथ ही साथ इंग्लैंड ने कहा जी कि हम भी 600 फौजी जो है वो भेजना चाह रहे हैं। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि इज इट रिट्रीट, अपनी पोजीशन से रिट्रीट करना चाह रहे हैं, वापस आ रहे हैं, बट ये तो चीज बड़ी क्लियर कट नजर आ रही है कि तालिबान बिल्कुल इस दफा एक आर्म्ड फोर्स बन के वापस नहीं आई, एक स्ट्रेटेजिक फोर्स, एक पॉलिटिकल फोर्स बन के वापस आ रही है। हमें ज्वाइन किया है सेनेटर बैरिस्टर मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद है, अफगान उमूर पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपके वक्त के लिए। बैरिस्टर साहब, इस वक्त जो सूरत हाल आप देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? एक तो अमेरिका जो है वो ऐसा लग रहा है कि अपनी जान तो उसने छुड़ा ली, भारत अपना स्पॉइलर का किरदार पूरी तरह से अदा कर रहा है और प्रेशर जो है वो सबसे ज्यादा इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर हर तरफ से डाला जा रहा है कि भाई अब जो करना है वो तुम करो। देखिए, बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल है। जहां तक अमेरिका के जान छुड़ाने का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि अमेरिका और पाकिस्तान का ये जो एक त्रिकोण बन रहा है, इसमें अगर आप देखें तो जो मेन कल्प्रिट है और जिसका बुनियादी जिम्मेदारी बनती थी अफगानिस्तान को मैनेज करने की और अफगान हुकूमत को मुस्तहकम करने की, वो अफगान हुकूमत और अफगानिस्तान की फौज थी, ANA, जिसका इतना $billions उस पर खर्चा भी आया और 3-3.5 लाख फौज को अमेरिका ने मुसल्ला भी किया, लेकिन उनकी कारकर्दगी ग्राउंड पे बिल्कुल सिफर रही। दूसरी बात जो अहम है वो ये है कि अशरफ गनी की अपनी हुकूमत के अंदर, मेरे ख्याल में तो उसका अपना सदारती महल है, उसके अंदर इतने इख्तिलाफात हैं कि शायद अमरुल्लाह साले और हमदुल्लाह मुहिब के अलावा उसके पास और कोई नहीं। और देखें आप आज की रिपोर्ट देख लें कि आज हिरात में उनके इस्माइल खान जो है सरेंडर हो गए, गजनी के गवर्नर को उन्होंने उसे गिरफ्तार करके बरतरफ कर दिया क्योंकि वो तालिबान के आगे सरेंडर हो गया। नॉर्थ में जो हो रहा है वो टोटली एक डिफरेंट सिनेरियो है, वहां पे वो सब जनरल रशीद दोस्तम वगैरह भी हवा में उड़ गए। यानी उसके जो इत्तेहादी जिन पर वो अब तक भरोसा करता रहा वो सब साथ छोड़ के या तो साइड पे चले गए या वो न्यूट्रल पहले से न्यूट्रल थे, जैसे कि अहमद शाह मसूद का बेटा और भाई लड़ाई में हिस्सा नहीं ले रहे, जो पंचेर के मेन लोग हैं। आपके पास बशीर सालंगी है जो सालान पास के पास बगलान और इस इलाके का कमांडर था, वो रेजिस्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब यही है कि अब्दुल्ला देख लें, इस वक्त अफगानिस्तान के सदर के साथ इक़्तिदार में शरीक होता है उनका, वो भी कोई लड़ाई में उनकी तरफ से भी कोई पहल नहीं हो रही, ना कोई एक्टिव रोल प्ले किया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि अशरफ गनी ने बजाते खुद फेल हुआ है, जिसकी वजह से अमेरिका को भी अंदाजा हो गया है कि जो घोड़ा उन्होंने तैयार किया था उस घोड़े में तो दीन का वो वजन भी बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं है। इसलिए अमेरिका ने तो साइड पे हटना ही था। और फिर अमेरिका की एक पूरी तारीख है, उसमें नहीं जाना चाहता, तो उन्होंने हमेशा इनकम्प्लीट ऑपरेशन किए, हमेशा बीच में छोड़ के गए, इसलिए उनको साइड पे कर दे। इंडिया के यकीनन अलायम थे और इंडिया ने भी अपने वो जो कहते हैं कि की शर्तें लगाई, वो एक ऐसे घोड़े पे लगाई कि जिसने रेस शुरू होने से पहले वो बैठ गया। इंडिया को यकीनन सदमा पहुंचा है और उस सदमे का नतीजा यही होगा कि वो पाकिस्तान मुखालिफ बयानात। बैरिस्टर साहब, आपसे एक मेरा सवाल है जी, मैं अहमद पंसोता बोल रहा हूँ जी। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान अपनी पोजीशन कैसे अलाइन करेगा? पाकिस्तान इस दफा किसका घोड़ा बनेगा, अमेरिका का या तालिबान के साथ हम चलेंगे या हमारी पुरानी फ्लॉड पॉलिसी चलेगी जो पिछली गवर्नमेंट्स में थी? देखें, पाकिस्तान को इन जमीनी हकाइक को मद्देनजर रखते हुए अपनी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए और मैं समझता हूँ कि हमारी क़यादत की तरफ से बोथ सिविलियन एंड जो पॉलिटिकल क़यादत है और जो मिलिट्री क़यादत है उसकी तरफ से जिस तरह की पॉलिसी स्टेटमेंट्स आ रही हैं ये बिल्कुल मुनासिब हैं और बरवक्त हैं और बरमौका हैं। बात यह है कि पाकिस्तान को किसी का अलहकार नहीं बनना चाहिए। क्लियरली अफगानिस्तान का इस वक्त जो मसला है इट इज ऑलमोस्ट काइंड ऑफ सिविल वॉर। इस वक्त हमें इंतजार करना चाहिए, जो कुछ भी होता है लड़ाई वो आपस में करें। हाँ, अगर उसमें हम फरीकैन के दरमियान कोई रजामंदी और किसी किस्म की पीस नेगोशिएशन में कोई किरदार अदा कर सके तो वो हमें करना चाहिए। रह गई बात, एक रोल है कि जो हमारा ह्यूमैनिटेरियन रोल है उससे हमें इज्तिनाब नहीं करना चाहिए। इस लड़ाई के नतीजे में हजारों लोग डिस्प्लेस होंगे। मैं ये नहीं कहता कि उनके लिए पाकिस्तान के बॉर्डर खोले जाएं क्योंकि वो हमारे लिए सिक्योरिटी का सर एक क्विक कमेंट और कर दीजिएगा कि जो तालिबान हैं इस दफा
उनको आप एक सिर्फ आर्म्ड फोर्स देखते हैं कि इस दफा उनके अंदर कोई पॉलिटिकल साइड भी उनकी देखते हैं? बिकॉज हम देख रहे हैं बड़ा पॉलिटिकली बिहेव कर रहे हैं ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि तालिबान जो है वो 2001 के बाद से लेकर अब तक 20 सालों में काफी मैच्योरिटी उनमें आई है, पॉलिटिकल उनकी मैच्योरिटी भी आई है, और मिलिट्री तो खैर उनकी अपनी स्ट्रेंथ है। रह गई बात आगे आने वाले दौर में, मैं ये मेरा एक और भी ख्याल है कि अगर दोहा एग्रीमेंट की टर्म्स को देखा जाए तो उनके अंदर जो एक फ्रेमवर्क है उसमें शायद तालिबान से इस किस्म के बिहेवियर की तवक्को की जानी चाहिए कि वो ग्राउंड पर इसी तरह का बिहेव करेंगे। लेकिन अब ये डिपेंड करेगा अफगान हुकूमत पर कि अफगान हुकूमत क्या रेजिस्ट कर सकेगी। इस वक्त तो रेजिस्ट नहीं कर पा रही, बिल्कुल ठीक है, 2 महीनों में कुछ कर पाएगी, मेरा ख्याल नहीं है जी। बैरिस्टर साहब, हुमायूं खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे कुछ पूछना चाहिए। बैरिस्टर साहब, आज की कुछ रिपोर्ट्स हैं जिसमें ये कहा गया है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो यूएस के हैं और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, उन्होंने अफगान सदर अशरफ गनी को कॉल की और उसमें उन्होंने अशरफ गनी साहब से कहा कि तालिबान की जो बड़ी डिमांड है पिछले 10 दिनों से या 15 दिनों से कि आप रिज़ाइन कर जाएं, और उन्होंने उस ख्वाहिश का इजहार किया अशरफ गनी साहब के साथ कि आप रिज़ाइन कर जाएं क्योंकि उससे ही शायद कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट नज़र आ सके। तो इस डेवलपमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि दोहा एग्रीमेंट के बाद से बहुत रैपिड चेंज आया है वेस्टर्न पॉलिसी में, और कई वेस्टर्न, सिर्फ अमेरिका की बात नहीं कर रहा, कई और भी वेस्टर्न कैपिटल जो कि नेटो का हिस्सा थे, उनके लीडर्स की तरफ से इस तरह का रवैया अब देखने में आ रहा है कि वो मसले की जड़ जो है वो अशरफ गनी को ही समझ रहे हैं और उसकी जिद और हटदर्मी को समझ रहे हैं। और मेरे ख्याल में उनको ये भी एहसास हो गया कि अशरफ गनी जो है उसके पास अपनी जो पॉलिटिकल जो उसका ग्रुप था वो भी उसके साथ इंटैक्ट नहीं रहा, बल्कि वो भी इख्तिलाफात की शक्ल में या न्यूट्रल हो गए या मुखालिफ साइड पे चले गए। इस वजह से मेरे ख्याल में मसले का हल ही यही है कि अशरफ गनी को हटाकर माइनस अशरफ गनी फार्मूला को किसी किस्म का लाया जाए। तालिबान भी यही डिमांड कर रहे हैं कि इनको हटाया जाए। तो मेरे ख्याल में अगर इनको हटाने के बाद किसी फ्रेमवर्क की तरफ बात जाएगी, किसी फार्मूले की तरफ, तो उसमें कामयाबी के इम्कानात हैं और शायद पॉलिटिकल सेटलमेंट हो जाए। अगर नहीं होती और अशरफ गनी रहता है तो ये लड़ाई होगी। और मेरा ये ख्याल है कि शायद तालिबान का जो इस वक्त टारगेट है वो यही है कि 11 सितंबर की एनिवर्सरी से पहले पहले काबुल का भी फॉल जो है वो इंश्योर कर लें। अगर नहीं होता तो फिर स्टेलमेंट पैदा होगा और यही होगा कि शायद जलालाबाद और काबुल पर तालिबान का कब्जा रहे और बाकी मुल्क जो इनका अशरफ गनी का कब्जा रहे और बाकी शायद तालिबान के कब्जे में चला जाए, जो कि एक पॉलिटिकल और मिलिट्री स्टेलमेंट की तरफ जाएगा, जो कि मेरे ख्याल में क्राइसिस को मजीद गहरा करेगा और खराब करेगा। इसलिए बेहतर यही है कि अशरफ गनी रिजाइन करे, वो राइटिंग ऑन द वॉल को पढ़ ले कि उसका अब टाइम खत्म हो चुका है, क्योंकि वो एक मसनूई सदर है। उसको भी पता है कि देखिए उसकी कोई पॉलिटिकल लेजिटिमेसी अफगानिस्तान में न पहले थी ना आज है। सही। अच्छा बैरिस्टर साहब, आपने जैसे कहा कि बेहतर तो यही था कि कंसेंसस के साथ होता, वहाँ पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कोई बेहतर सूरत हाल जो है वो अफगानिस्तान के अंदर पैदा होती, लेकिन लग ऐसा रहा है कि तालिबान ताकत के जोर के ऊपर जो है वो इस वक्त काबिज हो रहे हैं अफगानिस्तान के ऊपर। दूसरी तरफ जो अमेरिका है वो न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक वो ये कहता है कि तालिबान से रिक्वेस्ट की गई है कि अगर काबुल के ऊपर आप हमला करते हैं तो फिर यूएस एम्बेसी को स्पेयर कर दें, और दूसरी तरफ वो ये कहता है कि ताकत के बलबूते पे अगर तालिबान आते हैं तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते। दो मुख्तलिफ बातें नहीं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि यूएस पॉलिसी मेरी जाती राय में कंफ्यूजन का शिकार ऐसे थी कि ट्रंप ने जाने से पहले जब ऐलान किया फौजों के विड्रॉल का, तो बाइडेन को इनहेरिटेंस में, विरासत में वो पॉलिसी मिल गई। अब बाइडेन की खुद भी यही ख्वाहिश थी, लेकिन कोई तरीक़ाकार वज़ा करने की बजाय फरवरी में दोहा का एग्रीमेंट हो गया, और उसमें एक गलती मैं समझता हूँ कि जो अमेरिका ने की वो ये की कि उन्होंने इस मुज़ाकरात में डायरेक्टली, अगर आप उसका टाइटल भी पढ़ें उस दोहा एग्रीमेंट का, तो उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान के दरमियान मुआहिदा है, उसमें अफगान गवर्नमेंट पार्टी ही नहीं है। अब जब पार्टी नहीं है तो उनकी लीगल स्टैंडिंग ही नहीं है। जब अमेरिका ने विड्रॉल का ऐलान किया, तालिबान एक नफ्सियाती बर्तरी का उनको एक वो हुआ और उन्होंने जो है ग्राउंड पे गेन करना शुरू कर दिया। एक उम्मीद सिर्फ थी अशरफ गनी को या दुनिया को कि शायद अफगान आर्मी रेजिस्ट कर पाएगी, लेकिन अफगान आर्मी जिस तरह से हाउस ऑफ कार्ड्स की तरफ बिखर गई, उससे जो है वो अनएक्सपेक्टेडली तालिबान को ज्यादा ग्राउंड मिला। अगर आप देखें तो अफगानिस्तान में लड़ाई इतनी नहीं हुई, जितने भी ज्यादातर कब्जे जो हुए हैं वो नेगोशिएशन और पीस टॉक्स के जरिए हुए हैं, लोगों ने रास्ता छोड़ा है उनके लिए। चंद इलाकों में लड़ाई जरूर हुई है, वहां भी अफगान आर्मी ने विड्रॉ की है, क्योंकि अफगान आर्मी को काबुल से भी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, ना कोई कुमक मिल रही है। और अगर कोई लड़ाई की भी है तो वो स्पेशल फोर्सेस ने की है, जो कि काबुल से एयरबॉर्न असॉल्ट्स करके
हेरात भी गए, कंदहार भी गए और नॉर्थ की तरफ कुंदूज और जो है शबरगान में भी उन्होंने ऑपरेशन किए। लेकिन स्पेशल फोर्सेस आपके लिए एक रिलीफ तो पैदा कर सकती है, लेकिन ग्राउंड होल्ड करने के लिए आपको मिलिट्री चाहिए, आर्म फौज चाहिए, वो वहां पे बिखर चुकी है, कोऑर्डिनेशन है नहीं। इसलिए मैं ये समझता हूं कि अमेरिका ने जो कुछ भी किया, अमेरिका ने बात गलतियां की हैं, अब उन गलतियों का इल्जाम खुद अपने सर पे लेने की बजाय अब वो स्केपगोट ढूंढ रहे हैं, और स्केपगोट उनके पास पाकिस्तान के अलावा और कोई है नहीं। इसलिए मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि हमें इस पूरी सूरत हाल का जो एक जो हमारा कॉन्सेप्ट जो रास्ता होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम कोशिश करें कि अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है, एक तो उसमें हम ओपनली किसी की साइड ना लें, और हमें साइड लेने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि तालिबान जो गेम्स कर रहे हैं वो इनसाइड अफगानिस्तान कर रहे हैं, ग्राउंड उन्होंने खासी हद तक काबू कर लिया है। अब दूसरी वो तो क्लियरली हम कह चुके हैं बैरिस्टर साहब, लेकिन क्या पाकिस्तान अभी वेट एंड सी वाली पॉलिसी पे चलेगा कि देखें क्या होता है, फिर उसके बाद कोई अपना जो है वो फाइनल लायमल वो देगा? मेरे ख्याल में हमारे पास जाती तौर पर पाकिस्तान के पास वेट एंड सी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। साथ में सिर्फ एक इजाफी जो हमारे पास ऑप्शन है वो ये है कि हम जितना हो सके हम आपस में इनको बिठाने की कोशिश करें। पाकिस्तान अभी भी नॉर्दर्न अलायंस के कुछ लोगों के साथ उनका अच्छा इंफ्लुएंस है जो पाकिस्तान की बात सुनते हैं। मैं समझता हूँ डॉक्टर अब्दुल्ला जो है वो ज्यादा पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव सोच रखता है। उसके अलावा एक और बहुत बड़ा फैक्टर है जिन पर अशरफ गनी भी रिलाय कर रहा है। उनमें वो कौन है? वो साबिक जिहादी कमांडर्स हैं, जिनमें बुलबुदीन हिकमतयार है, अब्दुल रसूल सयाफ है। ये वो लोग हैं कि जिनकी आज भी स्ट्रेंथ है, और अशरफ गनी ने कोशिश की कि उनके मुसल्ला लोगों को मुसल्ला करके तालिबान से लड़ाई, जिससे उन्होंने इनकार कर दिया। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की वो आज भी कदर करते हैं, और पाकिस्तान उन पर भी अपना असर रसूख इस्तेमाल करके काबुल में एक जो है कंसेंसस की हुकूमत के लिए कोशिश कर सकता है। ठीक है। लेकिन इसमें आखिरी जो मैं पॉइंट वो बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि देखिए इस वक्त की इंटरनेशनल जो सूरत हाल है, दोहा एग्रीमेंट, और आप ये ना भूलें कि 2001 के 12 सितंबर, 28 सितंबर और 6 दिसंबर को 3 रेजोल्यूशन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने पास की थी अफगानिस्तान पर, जिसमें यूज ऑफ फोर्स अंडर चैप्टर 7 ऑफ यूएन चार्टर जो है उन्होंने उसको ऑथराइज किया था। उसकी बात शिकों को मैं देख रहा था बहुत गौर से, उसमें ये गुंजाइश आज भी है कि अमेरिका शायद अपनी विड्रॉल का ये फैसला जो है वो किसी तरह अमेंड कर ले इन द लाइट ऑफ दिस दोहा एग्रीमेंट की। तालिबान के साथ जो अंडरस्टैंडिंग थी उनको उन्होंने ग्राउंड पे वायलेट किया, इसलिए अब हम उस कमिटमेंट के वो नहीं रहे। और एक इम्कान है कि अमेरिका ये जो 3000 फौजी भिजवा रहा है अंडर द गाइज ऑफ, ये बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं। आपको ये लगता है कि ये हो सकता है, इसका भी इम्कान है? बैरिस्टर साहब हमारे साथ ही रहेगा। हुमायूं, तालिबान तर्जुमान सुहेल शाहीन ने भी हालिया इंटरव्यू जो दिया उसमें भारत के हवाले से कहा कि अफगान हुकूमत की मदद करना बंद कर दे। अब जाहिर है भारत का बड़ा स्टेक है, बड़ी इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान के अंदर साल से, और वो उसको डूबते हुए नहीं देख सकता। सो आपको वो जो स्पॉइलर का किरदार इस वक्त भारत वहाँ पे अदा कर रहा है, और दूसरी तरफ जो तालिबान की फतूहात हैं, सो वो जो तकलीफ है वो किस तरह से हजम होगी, और उसको किस तरह वो रिटालिएट कर सकता है? आई थिंक इस रिटेलिएशन को तो हमने पिछले चंद महीनों में पाकिस्तान के अंदर बड़ा हद तक देखा है। उसमें हमारा जो कोयटा के अंदर एक धमाका हुआ, उसके अलावा लाहौर के ऊपर हुआ, उसके अलावा दासू के अंदर जो चीनी, कल हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब ने जो वो तकरीर की, और उसके बाद उन्होंने पूरा उसके ऊपर बताया कि उसमें रॉ और फिर कुछ एनडीएस के अनासर भी थे। तो भारत ने तो जो है ना अपनी उस शिकस्त को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, जो कि अमेरिका बड़े अरसे से चाह रहा था कि साउथ एशिया के अंदर भारत को एक ऐसा रोल दिया जाए जो कि अफ़गानिस्तान के अंदर, बहरा अरब के अंदर, या पूरे साउथ एशिया के अंदर चाइना के काउंटरवेट के तौर पे उसको देख रहा था, या उसको जो है ना एक पुलिसमैन के तौर पे देख रहा था। तो जब पाकिस्तान ने अपना जो तालिबान के साथ नेगोशिएशन के अंदर किरदार अदा किया, उसके अलावा हमारा जो सीपैक के अंदर एक बहुत बड़ा जो इकोनॉमिक डिविडेंड जो पूरे सूबे में, पूरे इस खित्ते में भर के उभरा। फिर अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर साहब जब उज़्बेकिस्तान गए तो हमारा सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया कनेक्टिविटी का जो हुआ, तो उससे जो वो भारत की एक ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान आइसोलेट होता, वो नहीं उनको नज़र आई। अब उसकी वजह से, और सबसे बड़ी जो वो ये चाह रहे थे कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान को आइसोलेट करें, इस वक्त पूरी दुनिया ने तस्लीम कर लिया है कि अफगानिस्तान में अगर खड़ा है मेरे ख्याल में, और पाकिस्तान जो सबसे बड़ा जो है वो एक ऐसा किरदार अदा कर रहा है जिसमें ना सिर्फ उन्होंने इस मुआहदे को करवाया तालिबान के साथ, इंट्रा अफगान डायलॉग को करवाया, और इस वक्त अब जो है खित्ते के अंदर मुख्तलिफ ममालिक के साथ
रशिया के साथ इनिशिएटिव के साथ, टर्की के साथ इनिशिएटिव के साथ, चाइना के साथ इनिशिएटिव के साथ। तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो ये चाह रहा है कि अगर अफगानिस्तान में अमल आए तो वो पाकिस्तान को सबसे बड़ा फायदा होगा। तो उसकी जो पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक सपोर्ट थी वो पूरी दुनिया ने उसको एग्री किया। पाकिस्तान ने कोशिश भी की, दुनिया ने एग्री भी किया, लेकिन अहमद जो अफगानिस्तान के अंदर जो अफगान जो मुख्तलिफ गिरोह हैं, ये जो गवर्नमेंट के अंदर लोग बैठे हैं, अगर वो ही नहीं बात सुन रहे हैं और अपने मुल्क के लिए जो है वो कुछ नहीं कर रहे हैं बल्कि भारत की ज़बान बोल रहे हैं, तो वो किस तरह से फिर ये सारी अमन कोशिशें जो हैं तो सबटाज करने की मुतरादिफ है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है जी। जो एग्जिस्टिंग अफगान गवर्नमेंट है, जिसको सो कॉल गवर्नमेंट कह सकते हैं, व्हिच हैज बीन इंस्टॉल्ड बाय द अमेरिकन्स, उस गवर्नमेंट से पाकिस्तान को जो मिला है वो हमारे सामने है। ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स ईयर्स आपके सामने है कि दे हैव ऑलवेज ट्राइड, जिसे कहते हैं ना कि अपनी हाथ में चीज रखने की कोशिश की है, पाकिस्तान को हमेशा नेगोशिएटिंग पोजीशन में लाया है और पाकिस्तान को हमेशा लेट डाउन किया है। सो मैं समझता हूं कि अब ये एक्सपेक्ट करना कि तालिबान पाकिस्तान के साथ ऑल दैट ग्रेट होंगे, ऑफ कोर्स वो भी हमारे साथ कोई इतनी अच्छी हिस्ट्री तो नहीं है, बट जिस तरह हम डिस्कस कर रहे हैं कि ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स तालिबान नॉट आर्म्ड की साइड से तो दे वर ऑलवेज ग्रेट, बट जो उनकी पॉलिटिकल कैपेबिलिटीज है वो भी सामने नजर आ रही है। और मैं समझता हूं कि तालिबान इस दफा शायद उस तरह उभर के नहीं आएंगे जैसे लास्ट टाइम थे। दिस टाइम दे विल एंगेज देमसेल्व्स पॉलिटिकली। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात किसी हद तक भी उनको ठीक रखना उनकी अपनी बेहतरी में होगी इस टाइम पे, व्हेन दे आर देमसेल्व्स इन्वॉल्वड इन अ वॉर विद द सो कॉल्ड गवर्नमेंट, जिसकी अभी बात हो रही है। सो यस, यू आर राइट कि जो गवर्नमेंट उनकी एग्जिस्टिंग है उससे तो ये बहुत बेहतर है, बट यस ऑफ कोर्स पाकिस्तान के लिए तो इन द लॉन्गर रन ये दोनों ही डेंजरस हैं, बिकॉज पाकिस्तान के एक्सपीरियंसेस एक के साथ आपके सामने और दूसरे के साथ पास्ट में जो रहे हैं वो हैं। बट यस, पाकिस्तान खित्ते में बहुत सोलिडिफाई हो गया है अपने सराउंडिंग एरियाज में जितने मुल्क हैं एक्सेप्ट इंडिया। और इंडिया, मैं समझता हूं कि इंडिया के लिए आइडियल टाइम था दिस टाइम टू नेगोशिएट विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। प्राइम मिनिस्टर वाज वेरी फोर्थकमिंग और प्राइम मिनिस्टर से मैं पर्सनली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इंडिया के साथ इतना आउट ऑफ द वे जाके कोशिश करेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने आरएसएस जो मेंटेलिटी है उसको आगे बढ़ाया एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के साथ वो हाथ नहीं बढ़ाया जो उनको बढ़ाना चाहिए था। पाकिस्तान ट्रेड करता, बहुत सारी चीजें थी जिन पर बात हो सकती थी, लेकिन वो दे आर स्टिल स्टक देयर, दे वांट टू ऑपरेट थ्रू अफगानिस्तान। पाकिस्तान में जो कहते हैं इंतशार फैलाना, चाहे वो बलूचिस्तान हो, बलूचिस्तान के अंदर जो और अभी जो कुछ होता है जो सोशल मीडिया पे जिस तरह के ट्रेंड्स चलाए गए वो हम सबके सामने, रिपोर्ट आपके सामने है जी, कि हर चीज में रिपोर्ट है। जी बैरिस्टर साहब, आपसे भी मैं यही सवाल करना चाहूंगी कि पाकिस्तान ने तो जो कोशिशें की पूरी दुनिया ने देखी, अप्रिशिएट किया, लेकिन जो अफगान गवर्नमेंट जो कुछ कर रही है और फिर जो ट्रेंड्स चलाए गए और उसमें भारत की इन्वॉल्वमेंट जो है वो सबके सामने है। सो अब पाकिस्तान को इसके रद्द-ए-अमल में अब क्या करना चाहिए? देखिए, मैं एक बात सिर्फ करना चाहूंगा कि जो कुछ भी आज अफगानिस्तान में हो रहा है इसकी अपनी एक हिस्ट्री है, और वो जैसे अल्लामा इकबाल कहते हैं ना कि आईना या याम में आज अपनी आदाब है, तो ये तमाम सूरत हाल आपको हिस्टोरिकली क्लियर हो जाती है। इंडिया हमेशा से अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ मुदाखलत करता रहा और अफगानिस्तान की हुकूमत को, अवाम को नहीं, हुकूमत को उसने इस्तेमाल किया है पाकिस्तान के खिलाफ। 1948 में पहली मरतबा पश्तो सर्विस काबुल से शुरू हुई, पश्तूनिस्तान के नाम पर प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया। 1949 में ऑल इंडिया रेडियो से पश्तो प्रोग्राम शुरू हुआ, जिसके लिए 2 अफगानों को वहां पे हायर करके पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। अच्छा, उसके बाद जाहिर शाह के दौर में, सदर दाऊद के दौर में और कम्युनिस्ट इक़्तिदार के दौर में सोवियत यूनियन का जब कब्जा था, उस वक्त से लेकर आज तक इंडिया हमेशा अफगान हुकूमत के कंधों पे बंदूक रख के पाकिस्तान की तरफ फायर करता रहा है, जिसमें माली इमदाद के अलावा जो हमारे सेपरेटिस्ट पावर फोर्सेज हैं, चाहे वो बलोच सेपरेटिस्ट हैं, चाहे पख्तून ज़ल्मी के नाम से एक तहरीक थी, इन सबको उन्होंने स्पॉन्सर भी किया, असला भी दिया और उनकी प्रोपेगेंडा में भी हेल्प की। ये जो सोशल मीडिया का आपको तूफान कुछ अर्से से नजर आया पहले अफगानिस्तान में, ये सारा इंडिया इंस्टिगेटेड था। और इसमें कौन लोग एक्टिव थे? इसमें अफगानिस्तान के वो साबिक कम्युनिस्ट और वो सारे कौम परस्त कि जो पहले भी अफगानिस्तान को तबाह बर्बाद करके पहले रूस भाग गए थे या इंडिया भाग गए। अमेरिका के आने के बाद वो अमेरिकी कवर में आए वापस काबुल, उनको बजोरे अमेरिका की बंदूकों के जरिए काबुल में इंस्टॉल किया गया और वही लोग, वही मेंटेलिटी डॉक्टर नजीब और बबर कार्मल और वो जो पाकिस्तान मुखालिफ नेशनलिस्ट फोर्सेस थी अफगानिस्तान की, उनकी हुकूमत बनाई गई और उनके फिर प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ। ये जो आपको एनडीएस नजर आ रहा है, ये जो कुछ भी, ये एनडीएस कुछ भी नहीं, ये खाद के वही लोग हैं कि जो पहले थे भाग गए और फिर वापस आ गए। अब रह गई बात इंडिया की, इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ लूजर। इंडिया की किस्मत में ही अफगानिस्तान में सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करना और उसके बाद
मुंह पे कालक मल के पूरी दुनिया के आगे बदनाम होना, ये इनकी किस्मत में लिखा हुआ है। अफगानिस्तान की सरजमीन पे ये साजिश तो कर सकते हैं, लेकिन साजिश कामयाब कभी नहीं होती पाकिस्तान के खिलाफ। अब भी आप देखें, इनको मुंह की खानी पड़ रही है कि जिन लोगों को इन्होंने इतना उठाया और अफगान आर्मी को एक हवा बना के पेश किया हुआ था कि जैसे पता नहीं दुनिया की सुपीरियर तरीन फोर्स है और वो तालिबान को कच्चा खा जाएगी, लेकिन किसी जगह वो 2 घंटे से ज्यादा मुकाबला नहीं कर पा रहे और असला उनके हवाले करके छोड़ के जा रहे हैं। ये सारा सोशल मीडिया वॉरियर्स की कहानी थी। अफगान फौज को पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा और तालिबान को पाकिस्तान के साथ नची करना। लेकिन ग्राउंड पे जो रियलिटीज होती हैं, जब वो कहते हैं ना कि व्हेन बुलेट्स स्टार्ट फ्लाइंग, तो ऑटोमेटिकली रियलिटीज चेंज हो जाती है। सोशल मीडिया, फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप नहीं चलते, फिर गोलियां चलती हैं। और वहां पे अब आप देख रहे हैं कि इस वक्त हर जगह इनको शिकस्त हो रही है, इंडिया एक्सपोज हो रहा है और इंशाल्लाह जो इसने वहां पे अपने लाखों डॉलर लगाए और करोड़ों डॉलर लगाए, वो सारे अब इनके हाथ से निकल गए हैं। तो वो बनिया मेंटेलिटी इस वक्त सबसे बड़ी तकलीफ ही भारत को यही है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर मोहम्मद अली साहब आपके वक्त के लिए। अहमद, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बैरिस्टर साहब ने की थी वो ये कि शायद अमेरिका को अपना ये फैसला जो है उसके ऊपर गौर करना पड़े दोबारा, यानी उनको लग रहा है कि ऐसे भी कोई इम्कान आते हैं। आपको लगता है ऐसा कुछ हो सकता है? मैंने तो आपको जब मैं बात कर रहा था उसके बीच में कहा था कि 3000 फौजी आप एम्बेसी प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं भेजते होते। 3000 फौजी तो अगर पाकिस्तान के 3000 फौजी हो वो तो 2-3 मुल्क टेक ओवर कर सकते हैं जिस किस्म की फौज की ट्रेनिंग है। सो आई थिंक आई कैन स्मेल अ रैट हियर। और एक उन्होंने मौका दिया उस गवर्नमेंट को, द सो कॉल्ड गवर्नमेंट, वो थोड़ा बहुत परफॉर्म करे। वो आपके सामने तालिबान ने कर दिया। और ये भी हो सकता है कि एट द बैक साइड कोई डील हो बिटवीन अफगानिस्तान एंड तालिबान एंड द अमेरिकन्स कि आप भी आए हम भी हों, मिलके इसको आगे चलाएं जैसे भी हों। ये चूंकि इंटरनेशनल पॉलिसी है जिसमें कुछ भी हो सकता है। बट अमेरिका का 3000 फौजी भेजना मेरी समझ से बाहर। और साथ ही यूके भी जी हम 600 भेज रहे हैं, मतलब व्हाट फॉर? टू फाइट अफगानिस्तान तालिबान जिनके साथ आपकी ऑलरेडी नेगोशिएशंस हो रही हैं, जो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले लास्ट कमेंट। नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं कि 3000 फौजी जो उन्होंने भेजने का कहा और फिर 600 जो फौजी यूके ने कहा, ये बेसिकली अगर आप एक प्राइम मिनिस्टर का वो स्टेटमेंट देखें जो आज से 3-4 हफ्ते पहले आया था, वो ये था कि जब 1.5 लाख फौजी अफगानिस्तान के तालिबान के साथ नहीं लड़ सके तो ये 3600 फौजियों ने कुछ नहीं करना। ये बेसिकली अमेरिकन एम्बेसी की प्रोटेक्शन के लिए, और जो एम्बेसी होती है वो बेसिकली एक सॉवरेन टेरिटरी ऑफ दैट कंट्री इन दैट। और उसमें तालिबान ने जो जिस तरह अहमद साहब ने अपनी वो उसमें शुरू में कहा कि दे आर ऑल्सो अ चेंज्ड एंटिटी, तो उन्होंने भी इंटरनेशनल नॉर्म्स को एग्री किया है उस दोहा एग्रीमेंट के मुताबिक कि हम एग्री करेंगे कि जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, वो पूरी करेंगे। तो उसमें जो अफगानिस्तान के अंदर 3600 फौजी आएंगे वो सिर्फ अफगानिस्तान के अमेरिकन या ब्रिटिश जो एम्बेसी होगी उसकी प्रोटेक्शन के लिए, और उसके अलावा कुछ नहीं आते ही हमेशा 3000-2000 करके जो चाहते हो। चले, बहरहाल बेहतर तो ये था कि जो फरीकैन है अफगानिस्तान के अंदर वो खुद मिल बैठकर अपने मुल्क का फैसला करते, अपने मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करते, लेकिन शायद उनको ना वो स्पॉयलर्स नज़र आ रहे हैं, ना वो गेम्स नज़र आ रही हैं जो दुनिया भर में उनके हवाले से की जा रही हैं। और अब देखते हैं कि सूरत हाल जो है वो जिस तरह से डेवलप हो रही है ये किस तरफ जाती है। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे अपने अगले मौजू के साथ। हमारे साथ रहिए। ख्वाब, अज़्म, इत्तेहाद, जुस्तजू, कामयाबी, लगन, जिंदगी, शर्फ, इन सब से मिला हमें हमारा पाकिस्तान। और अब मिलकर उठाएंगे हम अपना हर कदम वतन के नाम।
वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान के शायद ही कोई इलेक्शंस हो, चाहे वो जनरल इलेक्शंस हो, वो ज़िमनी इंतखाबात हो, वो कोई भी इंतखाबात हो, उसमें ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो हारने वाली जमातें हैं उन्होंने धांधली का शोर न मचाया हो। लेकिन उसके बावजूद, और हमेशा से जो हम इस्लाहात की बात करते हैं, और उसमें इस मरतबा हमने देखा कि एक पैरेलल सिस्टम जो है वो लाने की कोशिश की जा रही है, यानी एक ऐसा सिस्टम जो कि इलेक्ट्रॉनिक होगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के ज़रिए वोटिंग जो है वो की जाएगी। अब इसके ऊपर भी हम देख रहे हैं कि जो अपोजिशन की जमातें हैं वो मैं ना मानूं की तकरार जो है उसके ऊपर मुसलसल बज़िद हैं, यानी ना वो पुराने सिस्टम के ऊपर राजी हैं ना वो नए सिस्टम के ऊपर राजी हैं। तो आखिर वो चाहती कि आज हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे और क्या बेनिफिट्स और क्या फ़वाइद जो है वो इस सिस्टम से हमें हासिल हो सकते हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। अहमद, ये क्या तकरार है मैं ना मानूं वाली? ना उन्होंने उस सिस्टम को मानना है, ना इस सिस्टम को मानना है, ना इसका जायज़ा लेना है। एटलीस्ट आप देखें तो सही ना कि मशीन कैसे काम करती है। आपने सीधा इल्ज़ाम लगा दिया कि तो इमरान खान साहब ला रहे हैं और वो इससे धांधली करेंगे। देखिए जी, पाकिस्तान में जो पिछले 30-40 साल से एक चीज़ कंसेंसस से हुई है ना, वो ये हुई है कि हर इलेक्शन को कंसेंसस से तमाम पार्टीज़ ने डिसअप्रूव किया है और कहा है कि जिसमें धांधली हुई, क्योंकि सबसे आसान काम है। जो स्पोर्ट्समैनशिप होती है उसमें यही होता है कि व्हेन यू लूज यू हैव टू लूज विद ग्रेस। और ये आप नहीं कह सकते जी ये ठीक नहीं था, ये ठीक नहीं था, वो बल्कि कहते हैं ना जी अंग्रेजी में बैड वर्क्समैन यू नो ही ऑलवेज क्वारल्स विद हिज टूल्स। सो प्रॉब्लम ये है कि इलेक्शंस में तो ये प्रॉब्लम रहे और रहेंगे, और इमरान खान साहब ने भी इसको डिनाई नहीं किया। उन्होंने इसके अगेंस्ट बड़ी एक लंबी वॉर लड़ी और इवेंचुअली उस वॉर को लड़के आके ही केम इनटू पावर, एंड नाउ इज द टाइम कि वो अपनी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो है इनको इंट्रोड्यूस करवाएं। हमारी ऑपोजिशन जो है जिस दिन उनको सूट करता है उस दिन वो आके पार्लियामेंट में बैठ जाते हैं, नेगोशिएट भी करते हैं, बिल्स को अपोज भी करते हैं। जिस दिन नहीं सूट करता उस दिन वो नहीं आते। वो इसको पार्टली मानते हैं, पार्टली नहीं मानते ना। दिस इज द टाइम, और हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर चौधरी फवाद हुसैन साहब बेशतर मौकों पर कह चुके हैं कि मैं वॉलंटियर करता हूं, आप आगे आइए, हमारे साथ बैठिए और ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कर लें। ये हमारा एजेंडा नहीं है, आपका एजेंडा है। जैसे आपने नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ऑर्डिनेंस ठीक नहीं किया, आज आपके अपने गले पड़ रहा है और आप उस पर बोलते हैं, इसी तरह कल आप इस पर बोलेंगे, बिकॉज आज पीटीआई, कल कोई और जमात होगी। इन सब के लिए जरूरी है। अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग मशीन ईवीएम्स। ये जी जदीद एक सिस्टम है जो कि बिल्कुल इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के मुताबिक मशीन डेवलप की गई है। अब इस मशीन की सारी वर्किंग मुझे थोड़ा सा मौका मिला देखने का। इस पर आप सबसे पहले आके जब लेट से बैठे हुए हैं उस कमरे में, अंदर एक साहब जो उसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, 5-6 लोग वहां पर होंगे, उनके सामने बटन प्रेस होगा जिसको आप सिलेक्ट करते हैं। वो प्रिंटिंग मशीन के ऊपर जाएंगे, वहां पर आप निशान सिलेक्ट करेंगे, शेर, बल्ला, जो भी आप करते हैं। वो सिलेक्ट करने के बाद वोट प्रिंट होगा, वो डलेगा और साथ ही ईवीएम मशीन के ऊपर उसका रिकॉर्ड आ जाएगा। अब टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इलेक्शंस, एज अ लॉयर मैं आपको बात बता रहा हूं, हमारे लॉयर्स के इलेक्शंस पिछले जितने साल से पाकिस्तान बना है उसी डेट उसी टाइम पर होते हैं, चाहे कोई इसको आज तक कभी किसी ने डिसअप्रूव नहीं किया। और इवेंचुअली हम भी अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पर जा रहे हैं, जिसका मकसद ये हरगिज नहीं है कि जो एक्चुअल वोट है, जो बैलेट है, वो जाया होगा, वो अपनी जगह पर गिना जाएगा। और साथ साथ आपको 6-7 बजे ये पता लग जाएगा, वो जो कहा जाता है ना जी कि 12-12 बजे तक कमरों में फलाना इदारा घुसा हुआ है, ये हुआ हुआ है, चीजें मैनेज हो रही है, वो आपको मशीन कर देगी। अब दी ओनली कमेंट और दी ओनली ऑब्स्टिकल इन दैट इज, जो ऑपोजिशन ने अब सबसे आसान काम किया जी, ये तो इनका अपना सिस्टम है, तो ये उसके अंदर जो है वो हैकिंग कर लेंगे और ये कर लेंगे और वो कर लेंगे। कोई लॉजिकल आप उसमें देना, सवाल ये है कि आप उस कमेटी में शामिल हो, आप उस कमेटी में शामिल हो, आप उस मशीन को प्रूव कर दें। और हैकर्स तो आपको पता है कहाँ कितने अच्छे बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट में बैठे हैं, ऑपोजिशन में बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, तो हैकर्स तो हर जगह हैं। तो यू अंडरस्टैंड दैट मशीन। अच्छा मायो, ऑपोजिशन तो इसको ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुकी है। अब सवाब दीजिए वो इलेक्शन कमीशन की है, जाहिर है उसने इसको अप्रूव करना है या इसको रिजेक्ट करना है। लेकिन क्या इस तरह से ऑपोजिशन का जो रवैया है उससे आप इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे होते हैं इदारों को, एक तरह से इनडायरेक्टली आप दबाव डाल रहे हैं? नहीं जी, एब्सोल्युटली वो इससे इदारों को प्रेशराइज कर रहे होते हैं और वो बेसिकली इस मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया या जो पॉलिटिकल कैंपेन होती है उसके थ्रू ये कर रहे हैं। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि 3 तरह की जो है ना ईवीएम मशीन्स हैं। एक वो है जिसका कोई रिमोट कनेक्शन नहीं होता आउटसाइड वोटिंग बॉक्स, दूसरी है जो सेंट्रलाइज वोटिंग सिस्टम के साथ होती है, और तीसरी वो होती है जो इंटरनेट वोटिंग के ऊपर होती है। दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर है। इस वक्त हम चूंकि हर दफ़ा एग्जांपल देते हैं अपने नेबरिंग कंट्री की, तो इंडिया वो एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है जो कि ईवीएम वोटिंग मशीन के थ्रू इस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट ने उसका इस्तेमाल किया। वहाँ पे भी एतराज उठाया गया था कांग्रेस की तरफ से, ऑपोजिशन एग्जैक्टली किया, क्योंकि चूंकि हम एक सेम तरह के लोग हैं, रवैये हैं, लेकिन वहाँ पे ये हुआ। इसी तरह जर्मनी, आयरलैंड और नेदरलैंड ऐसे कुछ मुल्क हैं जिन्होंने ईवीएम का इस्तेमाल किया और फिर खत्म कर दिया। तो
अब कहने का मकसद ये है कि हमने ये देखना है, जिस तरह आपने अपनी अभी शुरू में इंट्रोडक्शन ऑफ ईवीएम के अंदर कहा कि ऑपोजिशन जो है उसके सामने वो मशीन रखी गई। अब आपने अपने आईटी एक्सपर्ट्स ले हैं, आप अपने जो है ना टेलीकम्युनिकेशन के एक्सपर्ट ले हैं, उसकी वेटिंग कराएं और उसके बाद अगर सारे मुल्क, हमारा हमेशा से पाकिस्तान का अलमिया ये रहा है कि इलेक्शन के अंदर लोग ये कहते हैं कि जो जीत जाता है वो कहता है कि मैं जीत गया हूँ, जो हारता है वो कहता है धांधली हुई। तो ये एक वो वाहिद जरिया है जिसके थ्रू इंस्टेंटली हमें पता चल जाएगा कि जिस तरह अहमद साहब ने अपनी वो बताया उसके कि आपने प्रेस किया और उसी वक्त इंस्टेंटली आपको पता चल गया। तो अगर शाम को 5 बजे वोटिंग खत्म होती है तो 5:30 बजे या 5:05 पे सबका रिजल्ट सामने आएगा। तो मेरा ख्याल है अपोजिशन को थोड़ा सा होश के नाखून लेने चाहिए और एक्सपर्टीज और एक लीगल ओपिनियन के साथ और आईटी ओपिनियन के साथ इस चीज को देखना चाहिए और खुले दिल के साथ देखना चाहिए। एक एतराज इसमें अहमद ये भी है, वो ये कहते हैं कि आरटीएस की तरह अगर ये मशीनें आपकी बैठ गई, ये सिस्टम बैठ गया तो फिर क्या होगा, फिर कोई मुतबादल होना चाहिए इसका। देखिए बैठ पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें जाती हैं बट इवेंचुअली जो है वो ठीक हो जाती हैं। बट सवाल ये कि इलेक्शन कमीशन, मैं इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी जरा अगर हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कोई नुमाइंदे इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो आप 218 सब क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत पाबंद हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा के हमें देना। ये आपका फर्ज है और मेरा एज सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हक है कि मेरा इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो। हम आपको जो तनख्वाहें दे रहे हैं, हम आपको जो तमाम प्रिविलेजेस दे रहे हैं, ये सारी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस दे रहे हैं, उसके इव्ज आपने हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन, या तो आप उस सिस्टम को ठीक कर दें। Exactly. अगर आप समझते हैं कि आप हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस तरह देंगे कि हम अंगूठे लगाएं और शाम को हमें ये भी ना पता हो कि ये अंगूठे जो हैं बोरियों में से निकल रहे हैं और इसके अंदर से पता नहीं क्या क्या चीजें निकल रही हैं, then I am very sorry to say you have people sitting in election commission जो कि रिटायर्ड जजेस हैं, who have served at the highest office in Pakistan। अगर उन लोगों को भी हमें ये बताना पड़ रहा है कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें हैं, नादरा आपके सामने एक डिपार्टमेंट है जो कि ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिकली रिवैम्प किया गया और आज पाकिस्तान में डिलीवर कर रहा है। इसी तरह जिस महकमे को आपने इलेक्ट्रॉनिकली रिवैम्प किया, हमारे NITB जो है इसके सॉरी टेक्नोलॉजी बोर्ड में शबाद साहब हैं, उन्होंने सारा उसको रिवैम्प किया, वो डिलीवर कर रही है। अब मेरा सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कौन रोकता है कि वो इसको करें? एक्चुअली मुझे तो ये लगता है वो मान गए 17th को मेरे ख्याल में आई होप वो माने ही रहे, बिकॉज़ अगर वो इसको नहीं मानेंगे तो क्वेश्चंस विल ऑलवेज बी रेज्ड। देखिए पहले खान साहब आपको एलिगेशंस लगाते रहे हैं, अगली दफा कोई और लगाएगा, तो वो सही लगते हैं एलिगेशन। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो एलिमेंट है वो ये है कि तकरीबन कुछ 4 लाख के करीब ये ईवीएम्स आपको चाहिए होंगी इलेक्शंस के अंदर। इस पर जो खर्चा आएगा और फिर ये सारी की सारी मशीनें, ये क्या मुमकिन हो पाएगा? नहीं, जिस किस्म का हमारा पॉलिटिकल डिलेमा हमेशा रहा है हर इलेक्शन में, अभी तो तय नहीं हो रहा ना, ये तो फिर उसके बाद की बात और हम जितना खर्चा करते हैं हर इलेक्शन में, बाय इलेक्शंस में, तो मेरा ख्याल है कि दिस इज गोइंग टू बी वन टाइम थिंग और वो ऐसे पॉलिटिकल डिस्प्यूट को सेटल कर देगा। अगर हम वो 4.5 लाख मशीनें एक दफा लगा रहे हैं तो वो ये नहीं है कि वो सिर्फ एक ही इलेक्शन में इस्तेमाल होंगी, वो आइंदा सालों के इलेक्शन में होंगी। तो मेरा ख्याल है मनी इज नॉट एन इशू इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। वो इशू ये है कि पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप हो और वो अब द बॉल इज इन द ऑपोजिशन कोर्ट के उसको देखें और उसको कोई लीगली या आईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उसको चैलेंज कर सकते हैं तो करें और फिर उसके ऊपर डिलिब्रेशन करके उसकी बेहतरी के कोई राह निकालें। एटलीस्ट आप उसको आके देखें पहले और उसमें आप बातचीत करें, उसके बाद ही कोई फैसला जो है वो हो पाएगा। मैं चीज ऐड कर दूं जी प्लीज, आप करें। फिर हमारी ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान पैसे वापस कर सकती है तो आई एम श्योर बहुत सारे इदारे हैं जिनके पास पैसा है। अगर पाकिस्तान में देयर इज एनीथिंग दैट नीड्स टू बी इन्वेस्टेड इन, तो वो मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल एक मेरे पे एक जैसे कहते हैं ना रिक्वायरमेंट है ऑन द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कि हमें वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन दे, तो पैसे यहाँ लगने चाहिए। और वजीर आजम साहब से हमारी ये बिल्कुल गुजारिश है इस प्रोग्राम के थ्रू कि प्लीज इस चीज को करें और कंपेल करें किसी तरह ऑपोजिशन को कि आके इस पर बैठे। ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा होगा, अल्लाह करे कि इसके ऊपर बातचीत कम से कम शुरू हो और फिर इस पर कोई फैसला हो सके। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, आप जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया में एहतियाती तदबीर इख्तियार की गई, सफरी पाबंदियाँ लगाई गई और उसमें ख़ास तौर पे हमने देखा कि बरतानिया में एक रेड लिस्ट जो है उसमें कुछ ममालिक को शामिल किया गया। जब उसमें पाकिस्तान को शामिल किया गया था तब भी पाकिस्तान की तरफ से एतराज़ उठाया गया था, एहतजाज किया गया था, यहाँ तक कि वहाँ पर जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी तरफ से भी आवाज़ उठाई गई, जो पाकिस्तानी निर्यात बरतानवी हैं उनकी तरफ से भी आवाज़ उठाई गई, क्योंकि पाकिस्तान में जो हालात थे कोविड को लेकर वो इतने बुरे नहीं थे
रहे कि इतनी बड़ी पाबंदी जो है वो पाकिस्तान के ऊपर लगाई जाती। अब उससे भी बढ़कर एक कदम उन्होंने ये उठाया है कि जब ये पाबंदी जो है वो उठाई गई कुछ ममालिक से और उनको रेड लिस्ट से निकाला गया, जिनमें भारत शामिल है, जहाँ पर इस वक्त सबसे खतरनाक वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट, जिसको भारतीय वेरिएंट भी कहते हैं, वो जो है वो दुनिया में फैल रहा है और ये भारतीय वेरिएंट है। उसके बावजूद उसको निकाल दिया गया, लेकिन पाकिस्तान बदसूर जो है वो रेड लिस्ट में मौजूद है। इस हवाले से एहतजाज तो हो रहा है, लेकिन डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब ने खत लिखा है बरतानवी हुकूमत को, और ये ख़त मैंने पढ़ा, लेकिन अहमद जो है उनको ये बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं वो इस ख़त की। सो मैं चाहूँगी, टाइम हमारे पास कम है, अहमद आप इस पे कमेंट करें, आप बड़ी तारीफ़ कर रहे थे इस ख़त की। देखिए जी, जो तरीक़ाकार है, जो पढ़ा लिखा तरीक़ाकार है, जो कि मैं हेल्थ मिनिस्टर पाकिस्तान से एक्सपेक्ट करता हूँ, वो यही था कि एक ड्राफ्ट करके लेटर उनको भेजा गया और उनसे बताया गया है कि जनाब ये हैं वो ज़राए जिनके तहत आपकी जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है दैट अपीयर्स टू बी फॉल्स। आप हमें, हमारा 14% है, इंडिया 18% पे है, 20% पे आप उसको अलाउ कर रहे हैं। आप हमें वो लीगली सस्टेनेबल क्राइटेरिया बताएं जिसके तहत आपने इंडिया को अलाउ किया है और हमें अलाउ नहीं किया, या इंडिया की अलाउंस को भी छोड़ दें। पाकिस्तान को WHO ने डिक्लेयर किया, आई थिंक प्रॉब्ली 7th-8th बेस्ट इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान की वैक्सीनेशन रेट इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, इन द टॉप 10-7 है जी। उसके अलावा अगर आप डेटा उठाएं कि 1 लाख बंदे के अंदर देखा जाए तभी पाकिस्तान में जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो कम है। तो हमारी ये समझ से बाहर है कि यूके एक ऐसा मुल्क जिसको पाकिस्तान इतना रेवेन्यू देता है थ्रू स्टूडेंट्स, पाकिस्तान के उनके साथ इतने अच्छे हालात हैं, पाकिस्तान की उनके साथ अच्छी फॉरेन पॉलिसी है और एक बड़े पुराने ताल्लुकात हैं, हमें एम्बर लिस्ट में, जिससे समझ नहीं मुझे आ रही कि वहां पर आप क्यों नहीं ला सकते। व्हेन यू हैव सो मेनी ट्रैवलर्स फ्रॉम पाकिस्तान, मिलियंस ऑफ पीपल लिविंग इन इंग्लैंड हु आर फ्रॉम पाकिस्तान, दे वांट टू ट्रैवल हियर। सो फैसल साहब ने उस खत में वो सारे के सारे पहले अपने ग्रीवेंसेस हाईलाइट किए और फिर एंड में उनको तरीक़ाकार भी बताया है कि हम स्टिल आपको सजेस्ट करते हैं कि आप यहां से आदमी आए जिसका पहले 78 आवर्स में कोविड टेस्ट हो, फिर 6 आवर्स बिफोर दैट फ्लाइट टेस्ट हो जो कि अर्जेंट टेस्टिंग है, फिर आप जाके एयरपोर्ट पे आके कर लें, लेकिन खुदारा हमारी जो वो है उस कैटेगरी को चेंज करें। डेल्टा जो है वो पाकिस्तान में नहीं आया, डेल्टा वेरिएंट स्टार्टेड आइदर इन योर कंट्री यूके और इन इंडिया, वहां से हमारे पास आया, आप हमें बैन कर रहे हैं, हमें वहां से आप जाने नहीं दे रहे। एंड जो सबसे अफसोसनाक बात है, सबसे जो भोंडी रीजनिंग दी गई कि जी आपने हमें डेटा प्रोवाइड नहीं किया, आपसे कागजात मांगे गए थे। उस पर शीरी मजारी साहिबा ने बड़ी खूबसूरत ट्वीट की, उन्होंने कहा कौन सी ईमेल, कौन सा आपका लेटर है जिसमें वो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, ले आप अगर अब मांग रहे हैं ये हैं वो डॉक्यूमेंट्स, आप ये भी ले लें। सो अगर तो बात ये कि इफ यू डोंट वांट टू पुट अस आउट ऑफ दैट लिस्ट तो ऑफ कोर्स उसका हम कुछ कर नहीं सकते। बट फ्रैंकली स्पीकिंग ये चूंकि इंटरनेशनल लेवल पर बात हो रही है, इसमें कोई लोकल लड़ाई नहीं है, इस पर इंग्लैंड को अपना डिसीजन रिकंसिडर करना चाहिए। पीपल इन पाकिस्तान दे लव इंग्लैंड और उनके साथ बड़ा एक प्यार है पुराना, और इंग्लैंड का पाकिस्तान का बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है। इसको इस किस्म की बड़ी तादाद में पाकिस्तानी वहां पे रहते हैं और बड़े परेशान है जी। लार्जेस्ट एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानी लिव्स इन यूके। बिल्कुल ऐसा। अच्छा माइया, इस बात पर मगरबी ममालिक का जो रवैया है पाकिस्तान को लेकर, हमेशा हम देखते हैं कि वो बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हमें नजर आती है भारत और पाकिस्तान के मामले के ऊपर। वो अफगानिस्तान का मामला हो जिस पर हमने अभी बात की, वो ये कोविड का मामला हो जो बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रहा है कि ये सियासी फैसला है, तो ये कि बड़ी वाज़ेह नहीं हो जाती है ये बात इस तरह की फैसले? ये जो इंटरनेशनल डुप्लिसिटी है विज़-अ-वी इंडिया एंड पाकिस्तान, ये बड़ी शुरू से बड़े अरसे से है, और उसकी सबसे बड़ी जो निशानी है ये कोविड वाली जो अभी अहमद साहब ने बताई, उस लेटर के अलावा भी FATF के ऊपर जो है हम 27 में से 26 के जो वो, आप चूंकि एक लीगल ओपिनियन ज़्यादा बेहतर दे सकते हैं, हमने जो कंप्लायंस है वो सारी जो रिव्यू कमेटी थी उसने बताया कि कर लिया, फिर भी आपको जो है ग्रे लिस्ट पे रखा गया। और ये उस मौके पे जब इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ओपनली एक स्पीच के अंदर कहता है कि हमने प्रेशराइज किया है उस रिव्यू कमेटी को कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाला जाए, तो ये उसी की कंटिन्यूएशन है कि इंग्लैंड जो कि एक हमारा बड़ा ही करीबी ताल्लुकात वाला मुल्क है, जहाँ पे हमारे बहुत ज़्यादा एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानी रहते हैं, सेकंड लार्जेस्ट बाय द वे इंडिया के अंदर, इंग्लैंड के अंदर पाकिस्तानी, अदर देन दैट एक बड़ी पुरानी हिस्ट्री है, तो उसके साथ मेरा ख्याल है कि इंग्लैंड को दे नीड टू रिव्यू इट इन अ वे कि पाकिस्तान जो है 220 मिलियन का एक बहुत बड़ी GDP का मुल्क है और जिसके इंग्लैंड के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, तो ये जो डिप्लोसिटी, डिप्लोमेटिक वो है उसको ये खत्म करना चाहिए। टाइम चूंकि कम है अहमद, क्या कानून इस हवाले से उसका कोई अमल दखल हो सकता है इस मामले के ऊपर, क्योंकि बड़ा वाज़ेह है ये कि ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है। दूसरा ये कि जो एक ऑनलाइन पिटीशन साइन की गई है जिसमें अगर 1 लाख से ज़्यादा लोग साइन करें तो उसके बाद बरतानवी पार्लियामेंट में उस पर डिस्कशन होती है,
तो ये कितना इंपॉर्टेंट है? मैं समझता हूँ जी जो कानूनी तौर पर इंपॉर्टेंट चीज़ है वो तो ये है कि वहाँ पर जो पाकिस्तान ओरिजिन के लोकल एमपीज हैं, जिस तरह नाज शाह साहिबा हैं, इंडियन एमपी ने इस पर बोला है, जो उनके तमरजीत सिंह हैं ढेसी जो है, उसके अलावा एक जो हमारे लूटन है वहाँ से एमपी उन्होंने बोला है। पाकिस्तान के वहाँ ओरिजिन के बहुत सारे एमपीज हैं, दे शुड रेज दिस इशू इन द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में इस इशू के ऊपर डिबेट करके कन्विंस करना चाहिए। अब तो हमारे हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भी एक नए बिल्कुल यंग साहब जो हैं, ही हैज बीन मेड अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, वो भी इसको लॉबी करें। लॉबिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस तरह के पढ़े लिखे ममालिक में, और लॉबी करके हाउस ऑफ कॉमन्स में इस इशू को उठाया जाए और इस इशू के ऊपर गवर्नमेंट को कंपेल किया जाए कि जी आप ये करें जब आपको हमारी जरूरत होती है। एंड बोरिस जॉनसन साहब से भी अपने पर्सनल लेवल पर प्राइम मिनिस्टर साहब को कहना चाहिए कि जो आपने सेल्फी ली थी आज उसके बदले में हमें जो है ना हमारा इस लिस्ट से नाम निकालें। इसी नोट पे प्रोग्राम को खत्म करते हैं। नाज़रीन बहुत शुक्रिया अहमद आपका, और हमारे आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मुशल बुखारी को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।